मैंने बहुत बार जो है मोबाइल में, यूट्यूब, फेसबुक में देखा। सर को अभी मैं लाइव देख रहा हूँ। सर इतने गजब के हैंडसम है। सर आप ये फिल्मों में जैसे देखते हैं सर कि गुंडों की जो पिटाई होती है, रस्सी को बांध करके, पानी की फव्वारा चला करके, डंडे से पिटाई होती है, सर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? सर आपने कब सोचा या आपको कब ऐसा लगा कि आपको यूपीएससी का एग्जाम दिलाना चाहिए? कलेक्टर बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, चाहे एसपी डीएसपी बनना चाहते हैं, बहुत से युवक तैयारी करते हैं सर, 1-2 साल में छोड़ भी देते हैं। हेलो एवरीवन, आपको आज ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसके नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांपने लगती है, जिसके नाम सुनते ही हेलमेट की बिक्रियां बढ़ जाती है, जिसके नाम सुनते ही लोग हैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, द वन एंड ओनली एंड माई फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट हैंडसम एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं सिलसिला जारी करने से पहले कुछ जाहिर करना चाहता हूँ सर, दिल की बात। जब सर का यहाँ ट्रांसफर हुआ तो मैंने जब अपना व्हाट्सएप खोला तो सभी लोग स्टेटस लगाए हुए थे कि एसपी सर डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर का जो है कबीरधाम में ट्रांसफर हो गया। सर मुझे इतनी खुशी हुई कि, और मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जिंदगी का पहला इंटरव्यू है और डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर के साथ है। और मैं एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का पहला जो इंटरव्यू सर के साथ है, यानी कि मेरे को ये बात समझ आ गया कि अब ये जो सफर है बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि महान शख्सियत के साथ जो है मेरा शुरुआत हो रहा है। ठीक है, और अब जो है क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखेंगे। सर आप सबसे पहले कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो, कमरधार 1 महीना मेरा हो गया है और यहाँ पे जो है पुलिसिंग की चीजों को इम्प्रूव करने की बड़ी कोशिश चालू है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर, जब एक जिले से दूसरा जिला ट्रांसफर होता है तो आपको खुशी होती है या तो थोड़ा दुख होता है कि फिर से यार नया जिला जाना पड़ेगा, फिर से नया सेटल होना पड़ेगा? क्या है सर आपकी सुझाव? क्योंकि पुलिस एक टीम में काम करती है, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, आपने एक टीम बनाई होती है, आपको पता होता है किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या कमजोरी है, वहाँ के क्या प्रायोरिटी है, वहाँ पे क्या लोगों की समस्याएं हैं, उसके हिसाब से आप काम कर। जब आप नई जगह पे आपका ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आपको शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है, एक रजिस्टेंस रहता है, उसको नई जगह पे जाके सेटल होना पड़ता है, वहाँ टीम बनानी पड़ती है और वहाँ पे अपने तरीके से कार्रवाई शुरू करनी होती है। लेकिन निश्चित रूप से जितनी जगह पे आपका जगह जहाँ आपकी ट्रांसफर होता है वहाँ आप नई चीज़ें सीखते हो, नए चैलेंजेस रहते हैं, आपकी ट्रेनिंग में डाइवर्सिफिकेशन आता है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से अलग अलग जगह ट्रांसफर होने से एक प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा मिलता है। सर मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है सर, आपको तो मजा आता है दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, तो जो मैम है आपकी, जो मिसेस है, उनका क्या रिएक्शन रहता है? फिर से दूसरा जगह जाना पड़ेगा सर, उनके क्या रिएक्शन रहते हैं? निश्चित रूप से फैमिली को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को स्कूल चेंज करना पड़ता है, वाइफ का जॉब भी यहाँ ट्रांसफर कराना पड़ता है, क्योंकि 4 जगह में एसपी रहा, कुंडागांव, दंतेवाड़ा, जांजगीर, दुर्ग, तो लगातार ट्रांसफर के कारण फैमिली को निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार आप उस फ्लेक्सिबल मोड में आ जाते हो तो आपको पता होता है कि ट्रांसफर एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो फैमिली भी फ्लेक्सिबल हो जाती है, फैमिली का सपोर्ट रहता है, फैमिली भी शिफ्ट होती है। और निश्चित रूप से ट्रांसफरेबल जॉब के अपने फ़ायदे हैं तो अपने नुकसान हैं, लेकिन ये एक नेसेसरी एविल है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, इससे आप एक नए अपने रजिस्टर्ड जोन से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई जगह पर जाकर नई चीज़ें सीखते हैं, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, नए प्रायोरिटी होते हैं। हर जगह की कुछ दंतेवाड़ा में था तो वहाँ नक्सल समस्या थी, कोंडागांव में था तो हाईवे था तो रोड एक्सीडेंट थे, जांजगीर था तो वहाँ माइनिंग का इलाका था, इंडस्ट्रियल इलाका था तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद दुर्ग आया तो वहाँ पे ऑनलाइन बेटिंग की बड़ी समस्या थी, एजुकेशनल कैपिटल था, बच्चे वहाँ काफ़ी सारे थे, अलग अलग जगह कोचिंग करने, बच्चों से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पर कवर्धा आया हो तो यहाँ थोड़ा नक्सल एरिया है, थोड़ा सा ग्रामीण एरिया है, थोड़ा आदिवासी एरिया है, थोड़ा शहरी एरिया है, यहाँ पर अपनी समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से यदि आपको एक कंप्लीट अच्छा अधिकारी बनना है तो आपको इस तरह ट्रांसफ़र एक नॉर्मल प्रोसीजर समझ के उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरा एक दिल की बात है सर, सर को मैंने बहुत बार जो है मोबाइल में, यूट्यूब, फेसबुक में देखा। सर को अभी मैं लाइव देख रहा हूँ। सर इतने गजब के हैंडसम है। सर आपकी ये खूबसूरती का राज क्या है सर? हैंडसम तो मैं नहीं कहूँगा खुद को, लेकिन हाँ ये है कि मेरा हमेशा मानना है कि चेहरे पे स्माइल रहे, आदमी खुश रहे, आदमी सकारात्मक रहे। यदि आदमी के बातचीत में सकारात्मकता हो, यदि आदमी ग्राउंड से जुड़ा हुआ हो, सबका सम्मान कर सके, उसका सम्मान खुद मिलता है। आदमी की भाषा अच्छी हो तो आदमी एक अमिट छाप किसी के ऊपर छोड़ पाता है। बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में
परिस्थितियां कभी अनुकूल हो सकती हैं, कभी प्रतिकूल हो सकती हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, आदमी भगवान पे भरोसा रखे, आदमी खुद पे भरोसा रखे, आदमी सकारात्मक होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की नियत रखे, तो अच्छी नियत से किए हुए सभी काम में देर लगती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप जो है कैमरा के सामने अपराधियों को एक्सपोज करते हैं या कैमरे में आते हैं, तो सर आपका ये थॉट कैसे आया कि चलो कैमरे के सामने अपराधियों को लाया जाए? कहाँ से, किसको देखकर या कब आपको थॉट आया कि कैमरे में लाना चाहिए? ये दुर्ग में एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि दुर्ग में क्या है, एजुकेशनल कैपिटल है, वहाँ पे यूथ बड़ी संख्या में है, राज्य और इवन देश के दूसरे भागों से लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहाँ पे काफ़ी लोग रील्स बनाते हैं। कुछ लोग टेढ़ा मेरा गाड़ी चलाते हुए रील्स बनाना, कुछ लोग तलवार से केक काटते हुए रील्स बनाना, कुछ लोग हुड़दंग मचाते हुए रील्स बनाना, और फिर काफ़ी लोग रील्स को लाइक करते हैं। और लाइक करने पे लोगों को लगता है कि पॉजिटिव चीज़ है, लोग और ज़्यादा उस चीज़ को करते हैं। कहीं ना कहीं उसको घटाने की आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने लोगों को पकड़ा, तो बताया क्या कानून है, क्या नियम है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। लाइफ में शॉर्टकट यदि आदमी अपराध कर लेता है तो सोचता है शुरू में फ़ायदा मिले, बाद में नुकसान ही नुकसान होता है। तो जब हम लाइव करने लगे, उसकी पर्सनल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग हमने की, तो हमें खुशी है कि काफ़ी लोग अपराध की दुनिया से बाहर निकल आए। पहले एक आदमी एक बार अपराध करता था, वो बार बार अपराध करता है, लेकिन उसकी काउंसलिंग हुई तो जो जेल से छूटने के बाद वो अपने जो उसने कुछ गुण सीखा और फिर वो नए काम में लग गया। तो कहीं ना कहीं हमें क्रिमिनल से जो है नफरत नहीं करना, क्राइम से नफरत करना, क्राइम को कम करने की कोशिश करना। और जब तक हम जनता को सहभागी नहीं बनाएंगे क्राइम कंट्रोल में, तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जब सारी जनता हमारी आंख और कान हो जाएगी, तो लगातार हमारे पास आसूचना आएगी, और कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए आसूचना बहुत जरूरी है। तो आसूचना तंत्र को मजबूत जो है जनता की मदद से किया जा सकता है। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर, आप तो पूरे इंडिया में पॉपुलर है सर, बच्चों बच्चों में आपका नाम रहता है सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मैंने आपका एक वीडियो देखा, आपके कैदी भी फैन है, तो सर कैदी को ऐसे क्या क्या है ऐसा कि आपका कैदी भी फैन हो गए सर? यदि आप इनसे प्यार से बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, दिल से दिल को छूने की कोशिश करते हैं, तो हर क्रिमिनल भी एक आम इंसान होता है, उसके अंदर भी एक दिल होता है, वो भी एक सामान्य नागरिक होता है। कुछ परिस्थितियों के कारण वो क्राइम की तरफ गया होता है। तो यदि हम क्रिमिनल से भी कुछ अलग तरीके से बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो क्रिमिनल भी अपने दिल की बात बताएगा। और फिर यदि हम क्रिमिनल को समझेंगे, तभी हम क्राइम के रूप तक पहुंच पाएंगे और क्राइम को खत्म कर पाएंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा खुद का दिमाग का क्वेश्चन है सर। हम फिल्मों में जैसे देखते हैं सर कि गुंडों की जो पिटाई होती है, रस्सी को बांध करके, पानी की फव्वारा चला करके, डंडे से पिटाई होती है, सर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है सर कि जेल में? नहीं, हम थर्ड डिग्री जो है आज के दिन में ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और यदि हमको कोई पूछताछ करनी है तो प्यार से बात करेंगे तो अपनी बात बताएगा। जब मैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था तो 150 से ज़्यादा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी कैदी ने अपनी गलती खुद मानी। हमें मारने पीटने से, उगलवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही पुलिस के सामने दिया हुआ बयान माननीय न्यायालय में एडमिसिबल नहीं है। तो हम प्यार से पूछें, यदि हम ठीक से इंट्रोगेशन करेंगे, ठीक से इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो हमें बहुत कुछ ऐसी अहम जानकारियाँ मिलेंगी जिससे हमें बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी सहूलियत मिलेगी और उस क्राइम के डेप्थ तक जाने में भी फायदा मिलेगा। जब एंड टू एंड क्वेश्चनिंग करेंगे तो हमें पूरा चेन ऑफ एविडेंस और चेन ऑफ क्रिमिनल्स पूरे मिलेंगे। और जब तक हम एंड टू एंड एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जुआ हो, सट्टा हो, अवैध शराब हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, उसको पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आपने कब सोचा या आपको कब ऐसा लगा कि आपको यूपीएससी का एग्जाम दिलाना चाहिए सर? कब आया थॉट सर ये? मैंने 2005 में एमबीबीएस कंप्लीट किया, 2009 में मैंने एम्स न्यू दिल्ली से एमडी साइकेट्री किया। मेरा शुरू से मन था कि मैं यूपीएससी लिखूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है वो फील्ड में रह के हजारों लाखों लोगों की लाइफ में चेंज लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। 2011 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी फुल फ्लेज तैयारी के साथ मैं दूंगा। मुझे खुशी है कि पहले अटेम्प्ट पे मुझे आईपीएस जो है वो एलोकेट हो गया। जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जितने भी लोग सिविल सर्वेंट में आना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, चाहे एसपी डीएसपी बनना चाहते हैं, बहुत से युवक तैयारी करते हैं सर, 1-2 साल में छोड़ भी देते हैं, उनका जो है मेंटलिटी गिर भी जाता है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सर युवक को? मैं युवकों को यही बोलूँगा कि ये जो टेस्ट मैच क्रिकेट की तरह है, यहाँ पे आप जब तैयारी कर रहे हैं तो
यदि आप फॉर्चुनेट है तो पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है, तो 2, 3, 4 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं। यदि इस समंदर में यदि आपने छलांग मारी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। जब भी आपका मोटिवेट नीचे की तरफ गिरे तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपने इतना समय दिया है, आप क्या सचमुच आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसपी, कलेक्टर बनना चाहते हैं। और यदि बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को बीच में ना छोड़ें, लगातार फीडबैक लें कि क्या कमी आपके अंदर रह गई थी, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, पीयर ग्रुप बनाएं, आपस में डिस्कस करें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, मेंटर बनाएं, किसी टीचर को अपना आंसर राइटिंग करके दिखाएं, सिलेबस को देखें, सिलेबस को हमेशा अपने पूरे सिलेबस को पार्ट में स्प्लिट करें, वीकली गोल्स बनाएं, मंथली गोल्स बनाएं, एक बार सिलेबस को कंप्लीट करें, फिर रिवाइज करें, कम से कम 3-4 रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, एनालाइज करें अपने आप को, और यदि आप मेहनत करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे खुद के क्वेश्चन है, सर आपने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज? सर नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज है। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, पत्नी मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट है। हम दोनों बिहार के ही हैं, और मेरी शादी जो है वो तैयारी के पहले हुई। 2010 को मेरी शादी हुई, 2011 से मैंने तैयारी शुरू की। तो आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, यूपीएससी पीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। शहर के लोग, गांव से लोग, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, सेल्फ कोचिंग, विदाउट कोचिंग, हर तरह से लोग जो है यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। जरूरी है कि आप सही तरीके से करें, जो चीज़ आपको समझना है उसमें कोचिंग लेने से, गाइडेंस लेने से कोई खराबी नहीं है। चीज़ों को रटें नहीं, चीज़ों को समझें, एक क्रिटिकल रीजनिंग डिपेंड अपना जनरेट करें हर चीज़ में, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिलेबस को देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखें, ट्रेंड्स को देखें, ट्रेंड्स चेंज होता रहता है, चेंजिंग ट्रेंड्स को पकड़ें, उससे पता लगाए आगे क्या पूछा जा सकता है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरह से तैयारी करें। निश्चित रूप से गाइडेंस जो है किसी भी तैयारी में मदद करती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनली क्वेश्चन है सर। सर आपने मैम के लिए कभी प्यार से खाना बनाया है सर, कि चलो बनाते हैं इनके लिए खाना? खाना तो मैं नहीं बना पाता, भगवान ने ये गुण मेरे अंदर नहीं दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चाय बना के पिला सकता हूँ, मैगी बना के खिलाया, बाकी चीज़ें बना नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है जब भी वो परेशान हो उसकी मदद की जाए। सर आपको छत्तीसगढ़ में कितने साल हो गए सर यहाँ पर सर्विस करते? छत्तीसगढ़ में 9 वर्ष में अभी हुए हैं, जिसमें कि मैं दुर्ग जिला, महासमुंद, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जांजगीर और कवर्धा में कार्यरत हूं। सर आप छत्तीसगढ़ी भाषा बोल लेते हैं सर? छत्तीसगढ़ी, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अवधि से काफ़ी मिलती जुलती है। मैं छत्तीसगढ़ी अब पूरी तरह समझ लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि टोन का थोड़ा अलग है। अच्छा। लेकिन मैं संवाद कोई भी किसी भी ग्रामीण इलाके में कोई भी ग्रामीण बात कर रहा हूँ तो मैं बात को आराम से समझ लेता हूँ। सर आप छत्तीसगढ़ी फिल्में देखते हैं सर? मैंने 2-3 छत्तीसगढ़िया फिल्में जो है अपने दोस्तों के साथ देखी है मैंने। आजकल छत्तीसगढ़िया मीम्स भी आते हैं, मीम भी देखता हूँ, कुछ छोटे ऑडियो वीडियोज भी आते हैं, उसको देखता हूँ। निश्चित रूप बहुत ही सुरीली भाषा है, क्योंकि अवधि से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए मुझे कभी भी छत्तीसगढ़ी समझने में मुश्किलातें नहीं है। सर छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया में तो आपको फैन है ही है, छत्तीसगढ़ में तो और ज्यादा फैन है सर, क्योंकि आप दुर्ग में इससे पहले रहे। तो सर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है यहाँ के जो मेगा स्टार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, पद्मश्री सम्मानित है अनुज शर्मा सर, सर मेरी इच्छा है कि आप उनका एक डायलॉग बोलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में, आपको बता रहा हूँ सर, अपने अंदाज में प्लीज सर। लेकिन निश्चित रूप से वो काफी अच्छे एक्टर हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। सर आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप जब खाली रहते हैं तो आप अपनी वीडियोस को देखते हैं सर, कितना व्यूअरशिप गया, कितना कमेंट आया, कितना लाइक आया, आप देखते हैं सर? निश्चित रूप से किसी को भी खुशी मिलती है, आपकी चीज ज्यादातर लोगों तक फैली है। तो ज्यादा खुशी तब मिली कि एक टावर के नाम पे ठगी वाला एक वीडियो था जिसको करोड़ों लोगों ने देश भर में देखा, उससे मुझे काफी खुशी मिली, क्योंकि उस वीडियो के वायरल होने से काफी लोगों को साइबर ठगी के बारे में मालूम चला, काफी लोग अवेयर हुए। डेली मुझे 8-10 मैसेज आते हैं कि सर हमारे साथ भी ठगी हो रही थी, हमने आपका वीडियो देखा था तो हम तुरंत समझ गए, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। ये बहुत खुशी की बात है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य में सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग साइबर अवेयर बने, क्योंकि साइबर ठग चालसाजी करके आपकी जो गाड़ी कमाई है वो ठग लेता है। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वही ठगी का शिकार होते हैं और उनकी मेहनत की कमाई जो है साइबर ठग ले लेते हैं। निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं, कुछ शेयर करते हैं
कमेंट्स काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और नेगेटिव कमेंट पढ़ने से फ़ायदा रहता है, खुद में कुछ सुधार करने को मिलता है, और पॉजिटिव कमेंट से भी एक एनर्जी मिलती है। निश्चित रूप से जनता का जो समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, वो हमेशा मिला है, और वो मुझे ज़्यादा हिम्मत दिखाता है कि मैं और मेहनत के साथ जनता के लिए काम करूं। सर आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ इनके खुद का इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है सर, उसमें कितने फॉलोअर हैं सर वर्तमान स्थिति में? सर अभी मैंने 3 महीने पहले ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, उसमें करीब 50,000 फॉलोअर्स हैं। काफ़ी मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट इसलिए बनाया कि काफ़ी मेरे नाम पे फेक अकाउंट बन रहे थे। फेसबुक में मेरे एक फेक अकाउंट में 16 लाख सदस्य हैं। काफ़ी सारे फेक अकाउंट हैं जिसमें लाखों सदस्य जुड़ गए हैं। काफ़ी लोग उसको सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यदि उसमें कोई गलत चीज़ डाल रहा है निश्चित रूप से एक खेद होता है, और फिर उसको मैं कार्रवाई भी करता हूँ। बाकी कोई भी अच्छी चीज़ फैलाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम में ब्लू टिक लेके अपना अकाउंट खोला है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी फर्जी अकाउंट खुल गए थे, लोग भरोसा करके उसको फॉलो कर लेते थे, कभी कभी उसमें पैसे की मांग तक आ जाती थी। इसीलिए मैंने अपना एक नॉर्मल अकाउंट खोला, जिससे कि लोग मेरे नाम का गलत दुरुपयोग ना कर। सर के बारे में और मैं बता दूं, सर इतने पॉपुलर है ही, इतने बहुत अच्छे इंसान भी है, जमीन से जुड़े आदमी हैं। जब हमने कल सर को समय मांगा तो उन्होंने एक ही बार में हमको जो है आने के लिए बोल दिया। सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। आपने इस काबिल समझा हमें कि आपने समय दिया सर, और थैंक यू वेरी मच। यही से हम जो है वीडियो से अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।